आगे है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन तक इंक्रीज़ करते हैं तो उस रिएक्शन का जो रेट होता है वो 2 to 3 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन अगर बढ़ाएंगे तो रेट दोगुनी या तीन गुनी क्या हो जाती है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। अब इसके लिए फार्मूला होता है KT+10 KT=X, जहाँ X 2 to 3 होता है। KT+10 क्या होता है, KT+10 है रेट कांस्टेंट एट T+10 टाइम। टी जो नॉर्मल टाइम होगा और T+10 मतलब जो हमने 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन इंक्रीज़ कर रखा है। इसका कंप्लीट फार्मूला है KT+10 अपॉन KT=X टू दी पावर Δt/10। यहाँ से हमारा आपका जो फार्मूला है वो कंप्लीट होता है और इससे हम KT+10 निकाल सकते हैं। अगर हमें KT दिया है, ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है, तो T+10 टाइम पर के रेट क्या होगा यहाँ से निकल सकता है। यहाँ पर जो X है अगर वो गिवन नहीं होता है तो आप X की वैल्यू हमेशा 2 लेंगे। आगे है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन होती है dx/dt=K, जहाँ पे जो x है, x हमारा होता है A0 - AT। A0 है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 0 टाइम एंड AT है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। आगे dx अगर हमें निकालना होता है dt इधर जाएगा, dx=KdT। और ये है डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन। अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करें तो वो होती है K=X/T। अब यहाँ से AT हम निकाल सकते हैं। AT क्या होगा, AT की वैल्यू जो ये x की वैल्यू है इधर अगर रखी जाए तो यहाँ से AT इक्वल निकल जाएगा ये x के साथ t माइनस KT प्लस A0 कंसंट्रेशन ऑफ A0। यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ये सारे हम नोट्स में डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो ये फार्मूला यहाँ पे आ जाते हैं। शॉर्ट नोट्स है इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो टी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ होता है A/2K। T½ अगर टी हम कहीं पे T½ लेते हैं तो देन ए की जो वैल्यू होती है A/2 होती है। ए हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, T½ पर आधे टाइम के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी आधा ही रह जाता है क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है, कुछ टाइम बाद कंप्लीट हो जाती है। तो कंप्लीट होगी तो उसका पूरा रिएक्टेंट एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर टाइम पूरा हुआ तो रिएक्टेंट ख़त्म और टाइम आधा तो रिएक्टेंट भी आधा। आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर देखें तो हमें पता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो टाइम पर भी डिपेंड नहीं करेगा। चाहे कोई भी टाइम चल रहा हो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक ही स्पीड में चलता रहेगा। अब x और t के बीच में अगर खींचे तो x और t के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें पता है कि K=X/T होता है तो x=KT होगा। x और t के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये जो स्लोप है ऐसे सीधा आएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, K होगी। आगे AT और T के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए, AT और T के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये y=mx+c, y=mx+c, y एक्सिस पे AT, x एक्सिस पे T और स्लोप पे आएगा -K क्योंकि स्लोप माइनस का है तो कहाँ नीचे को जाएगा और A क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। T 100% की बात करेंगे तो क्योंकि हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है तो T 100% होता है। T½ का अगर हम दोगुना करें तो वो हो जाएगा T 100%। इस तरीके से T 100% अगर और टर्म्स में लेनी है 4/3 कितना कितना T3/4 आएगा तो 4/3 आएगा। इसको निकालने के लिए सिंपल सी ट्रिक होती है। यहाँ पर जो भी आपको जिसके भी रिस्पेक्ट में T 100% निकालना है आप उसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। जैसे T3/4 है तो 4/3 T3/4 यूज़ होंगे। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो जो हेट्रोजीनस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल होती है। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है तो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, और एक्सेस अमाउंट में रिएक्टेंट लेंगे तो रिएक्टेंट पर डिपेंड रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करेगी। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन में आएंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आएंगे। आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन की बात करें तो dx/dt जो होता है, मतलब रेट जो है के ए माइनस एक्स की पावर वन पर डिपेंड करती है, तो ये डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन हो गया। यहाँ पर ए माइनस एक्स को आप इधर और डी टी को आप इधर डाल सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करें तो के इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है, जहाँ पर ए कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम ज़ीरो है और ए माइनस एक्स कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी है। इसको आप ए नॉट बाई ए टी भी लिख सकते हैं, जहाँ पर इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। आगे इसको आप इन सी नॉट और सी टी की टर्म में सी नॉट बाई सी टी भी लिख सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन कहीं बीच से हो रही है, तो आप उस टाइम ये वाली रेट ऑफ ये फार्मूला यूज़ करेंगे रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। के इक्वल क्या होता है 2.303 T2 माइनस T1, क्योंकि दो टेम्परेचर वहाँ पर होंगे, एक T1 पर जो रिएक्टेंट होगा और एक T2 पर होगा। T2 पर रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन होगी। फिर लॉग ए माइनस x1 बाई ए माइनस x2। आगे विलहेल्मी इक्वेशन की बात करें तो विलहेल्मी इक्वेशन में इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है सी टी, जब से इसको सॉल्व करेंगे तब ये रिएक्शन मिलती है, तो सी टी किसके इक्वल मिलेगा, सी नॉट डॉट ई की पावर माइनस के टी। और अगर इसको उल्टा लिखते हैं, सी नॉट को इधर और सी टी को इधर लिखेंगे, तो ये जो माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहाँ से निकलता है, जब आप इस रिएक्शन को फर्दर सॉल्व करेंगे देन ये निकल जाएगा। फिर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन की बात करें तो गैसियस रिएक्शन में हम कंसंट्रेशन ना लेके क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। तो प्रेशर लेंगे, प्रेशर एट टाइम ज़ीरो और प्रेशर एट टाइम टी, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। अब आगे है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट नहीं होती है, तो इसकी 100% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चाहिए होगा। अब आगे है कि ये यही बता रहा है कि सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ही 100% कंप्लीट होती है। बाकी की जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन, ये कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। इनके 100% कंप्लीशन के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। टी हाफ की बात करें तो टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बाई के होता है, जहाँ पर के क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया। आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रेट जो है कि 8⁻1 पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि रेट और कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचे तो वो क्या होगा, एक सिंपल स्लोप आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, के होगी। फिर आगे टाइम के साथ हमें पता है कि टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिक्रीज़ करती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज़ करता है। अब आगे टी हाफ के साथ अगर ग्राफ खींचेंगे तो टी हाफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टी हाफ किसी भी रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, तो टी हाफ अगर कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आगे है आगे हम जो हमारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से इक्वेशन बनती है और इस तरीके से इक्वेशन बनती है। तो इन दोनों का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया। x एक्सिस पे t होगा, y एक्सिस पे ये वैल्यू होगी और स्लोप हमारा क्या होगा, k/2.303। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस तरीके की इक्वेशन बनती है, जहाँ पर y इक्वल एम एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट हो गया, जो कि लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट होगा, और वाई एक्सिस पे लॉग 80, एक्स एक्सिस पे टी टाइम, और जो स्लोप है वो पॉजिटिव है तो इस तरह स्लोप नेगेटिव होगा तो स्लोप इस तरीके से खींचा जाएगा, और यहाँ पे जो इस स्लोप की वैल्यू है k/2.303। आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो रेडियो एक्टिव डीके है
वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करता है। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k इक्वल 2.303/t log A0/AT करते हैं। यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके के केस में के को लैम्डा रिप्लेस करता है और A0/AT को N0/NT रिप्लेस करता है, जहाँ पर लैम्डा रेट कांस्टेंट ही है इस रिएक्शन के लिए, या इसको आप डीके कांस्टेंट भी कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट कह सकते हैं। और ये रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है, जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन शो करेगा, उसका कंसंट्रेशन है एट टाइम 0 एंड एट टाइम t। यहाँ से आप इस को फर्दर सॉल्व करते हैं तो एन टी अगर आपको चाहिए तो एन टी इक्वल होगा N0 e⁻ की लैम्डा टी, उसमें के टी होता था, यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा टी होगा। आगे है कि जो टी हाफ होता है, टी हाफ किसका किसी भी रिएक्शन का टी हाफ जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का जो टी हाफ होता है किसी भी एक्सटर्नल पैरामीटर टेम्परेचर प्रेशर वगैरह ऐसी चीज़ों पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। आगे है CH3CO C2H5 प्लस H2O जो है, ये जो रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो H2O होता है एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, तो इस पे कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगी, सॉरी इस पे इसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगी। आगे N2O5 की रिएक्शन जो है NO2 प्लस O2 देता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। NH4 NO2 जब थर्मल रिएक्शन देता है तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस होता है ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जहाँ पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। और आगे COH जो है ऑक्जेलिक एसिड, ये जब हीटेड होता है तो जो कुछ गैसेस निकलती हैं, ये भी क्या है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होगा वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर 2 पर डिपेंड करेगा, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है, एक तो जो रिएक्टेंट है उनका इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो, दोनों रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो। एक हो सकता है कि दोनों रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सेम रहेगा, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है, ये इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उस केसेस में डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन dx/dt इक्वल K⁻x⁻2 होगा, और k इक्वल 1/2 ब्रैकेट में 1/a-x-1/a होगा, जहाँ पर a-x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और a है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम 0 एट टाइम 0। के की वैल्यू यहाँ पर चाहिए तो A/T, इसको हम AT के टर्म में भी लिख सकते हैं और इसको A0 के टर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सिर्फ इसको क्या किया है, इसको सॉल्व किया है, ऊपर x आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, a-x। इसको आप इनमें से कोई भी फार्मूला याद कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। आगे अगर दोनों की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन सेम ना हो, देन जो रेट होगा वो A-x और B-x होगा। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन A ले रखी है और दूसरे की हमने क्या ले रखी है, B ले रखी है, तो A-x पर भी डिपेंड करेगा और B-x पर भी डिपेंड करेगा। 1+1 पावर होगी और ओवरऑल पावर कितनी आ जाएगी, 2। अब के यहाँ पर जो इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन की बात करें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, तो 1/t A-b ln b/a प्लस ln a-x b-x, या इसको इस तरीके से भी हम इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं, k इक्वल 2.303/t a-b log b-a-x/a-b-x। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप याद कर सकते हैं। अगर टी हाफ की बात करें तो टी हाफ जो होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केसेस में, टी हाफ 1/Ka होता है, यानी कि a के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेट की बात करें तो रेट हमने क्या बता दिया, a⁻2 पर डिपेंड करता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन r और a² की बात करें तो सीधा
ग्राफ आएगा। और ए की बात करें तो हमें पता है कि अगर एक्सपोनेंशियल यहाँ पे नहीं आता है तो फिर एक्सपोनेंशियल हमें ग्राफ में शो करना पड़ता है, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, पहले वैल्यू कम कम फिर ज़्यादा। और आर और टी की बात करें तो जो हमेशा होता है कि टाइम बढ़ने के साथ कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, कम होगी। आगे है टी हाफ और 1/t। टी हाफ और 1/t के बीच में सिंपल 1/k स्लोप वाला ग्राफ खींचा जाएगा। लेकिन अगर टी हाफ और ए के बीच में आए तो टी हाफ और ए का इन्वर्स रिलेशन है, तो ए बढ़ेगा तो टी हाफ क्या होगा, कम होगा, तो ग्राफ क्या आएगा, अपोजिट आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। 1/k के आएगा तो सीधा ग्राफ, और ए के बीच में आएगा तो डिक्रीज़ करता हुआ ग्राफ। अब आगे इस जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ये इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इक्वेशन है यहीं से बनती है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू ए नॉट और ए टी के टर्म में रखी जाती है, ए नॉट माइनस ए टी रखी जाती है। यहाँ पर ए बाई के टी और टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो 1/80 और टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो 1/a0 जो होगा इंटरसेप्ट होगा, और के क्या होगा, स्लोप होगा। आगे जो दूसरी वाली रिएक्शन, दूसरा केस, उस केस के बारे में बात करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने उसकी वैल्यू ले रखी है, उसकी वैल्यू को अगर हम ग्राफ के टर्म में लिखें तो ये y इक्वल एम एक्स, ये पूरी वैल्यू m होगी, ये x पे आएगी, x पे t आएगा, y पे ये पूरी वैल्यू आएगी। और स्लोप क्या होगा, ये पूरा किस में आएगा, स्लोप में k a-b/2.303। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके एग्ज़ाम्पल में वही एग्ज़ाम्पल कुछ एग्ज़ाम्पल जो ज़ीरो ऑर्डर में लिए थे, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट नहीं होगा। कैटलिस्ट नहीं होगा तो रेट जो है रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट के जो पावर है वो सेकंड पर डिपेंड करती है। तो कुछ एग्ज़ाम्पल है, जैसे एथिन का हाइड्रोजिनोलिसिस है, हाइड्रोजन ऐड होता है इसमें। बाकी Cl2 का Cl2 और O2 में ब्रेक है, और NO2 का NO प्लस O2 में ब्रेक होना, और C2H5Br2 का Ki की प्रेजेंस में एथीन बनाना, KBr बनाना और KI3 बनाना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आगे nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो nth ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट की पावर n पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन वही होगा हमेशा की तरह, dx/dt के a-x की पावर n पर डिपेंड करेगी। अब इसका अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करें, k 1/t(n-1), 1/a-x n-1 माइनस 1/a(n-1)। यहाँ से अगर ये आपको फार्मूला याद है तो आप फर्स्ट ऑर्डर के अलावा, ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर के अलावा किसी का भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, और इससे भी किसी का भी आप इस फार्मूले से किसी का भी आप डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। टी हाफ निकालने के लिए यहीं से ये इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन हमेशा बनती है, जहाँ पर टी की वैल्यू टी हाफ रखेंगे तो ए की वैल्यू a/2 रखी जाती है। तो टी हाफ क्या होगा, 1/k(n-1) टू दी पावर n-1 -1 a(n-1)। यहाँ से क्या होगा कि किसी का भी आप टी हाफ निकाल सकते हैं, कि जहाँ पर ऑर्डर n क्या है, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप इन फार्मूलों से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन और टी हाफ निकाल सकते हैं। बट ध्यान रखना, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज़ नहीं होती है, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर पर लागू नहीं होती है। आगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर डिटरमाइन करें तो इसके लिए कुछ फार्मूलेज वगैरह या कुछ मेथड होती हैं। पहली मेथड की बात करें तो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, जो n होता है वो किसके इक्वल, log R1 माइनस log R2 अपॉन log C1 माइनस log C2, जहाँ पर C1 और C2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है,
और R1 और R2 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। जब कंसंट्रेशन C1 होगा तो रेट R1 होता है, कंसंट्रेशन C2 होगा तो रेट क्या रहता है, R2 रहता है। यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी। अब आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से देखें तो किसी भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। हमें सारी रिएक्शन का मतलब कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उनके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पता है, तो किसी भी कोई भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस ऑर्डर की बात कर रहा है, तो वहाँ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। टी हाफ के टर्म में देखें तो हमें पता है कि टी हाफ जो है A⁻n−1 के इन्वर्स रिलेशन में होता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ टी हाफ का कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, और वहाँ पर भी पावर क्या है, n−1। तो इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी A=1 + log T1 अपॉन log T1 माइनस log T2 अपॉन log C2 - C1। इसमें ध्यान रखना T1 आगे, T2 पीछे, C2 आगे, C1 पीछे है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन और टी हाफ का जो रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ 1+ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 था, इधर गया होगा तो माइनस का 1, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना जो T1 और T2 है वो टी हाफ के लिए यूज किए गए हैं।